आज हम लोगों का अगला टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर में हम लोग पालमपुर विलेज में फार्मिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पालमपुर विलेज में लगभग 75% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये एक इनकम का एक मेन ज़रिया है। फार्मर्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वो फार्मर के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस वजह से फार्मर्स की जहाँ तक बात की जाएगी तो पालमपुर में लगभग 75% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसमें फार्मर भी हैं और कुछ फार्म लेबरर्स भी हैं। अब जहाँ तक ज़मीन की बात है, लैंड की, तो 1960s के बाद से ज़मीन बढ़ी नहीं है, फिक्स्ड है ये। यानी कि पालमपुर में जितनी ज़मीन पर खेती की जा सकती थी उस पे एग्रीकल्चरल वर्क हो रहा है। वहाँ पर कोई भी वेस्ट लैंड नहीं है, और पहले जो वेस्ट लैंड था उसे अब कन्वर्ट करके कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जहाँ तक इंडियन विलेज की बात है, ज़्यादातर गांव में आज ज़मीन फिक्स्ड है और कोई भी एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं है जहाँ पर खेती की जा सके। सो वी कैन से दैट देयर इज़ नो स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। आज अगर पालमपुर में खेती की जा रही है तो उसमें अलग से ज़मीन को ऐड नहीं किया जा सकता है। जितनी ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल थी उन सब पे आज खेती हो रही है, और ऐसा ही इंडिया में ज़्यादातर गांव में हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड? क्या अब कोई रास्ता है कि इन फिक्स्ड लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, या पालमपुर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके? जहाँ तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात है तो हमारे पास अब एक्स्ट्रा ज़मीन तो नहीं है, तो अब हमें जो कुछ भी प्रोडक्शन बढ़ाना है वो उसी फिक्स्ड ज़मीन पर ही बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए और कुछ रास्ते हैं, जैसे कि पालमपुर में एक फार्मर एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा बार खेती करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे प्रोड्यूस ज्वार एंड बाजरा ड्यूरिंग रेनी सीजन। इन अक्टूबर एंड दिसंबर दे प्रोड्यूस potatoes, and after December they produce wheat. Students, do you know what such type of farming will be called? So the answer is multiple cropping. जब सेम लैंड पे एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज़्यादा बार खेती की जाती है तो वैसी एग्रीकल्चरल प्रोसेस को कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आज के टाइम में इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो फिक्स हैं। तो अगर हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग का सहारा लेना पड़ेगा, और ऐसा आज के टाइम में लगभग हर जगह हो भी रहा है। सो द क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल इन विलेज पालमपुर? पालमपुर विलेज में मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे पॉसिबल हुई? सो द आंसर इज़, द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई की व्यवस्था पालमपुर में बहुत अच्छी है। हम लोगों ने पहले वीडियो में जब पालमपुर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था तो उस वक्त हम लोगों ने पालमपुर के बारे में ये पढ़ा था कि वहाँ पर बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और जिस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर में फार्मिंग बहुत ईज़िली हो जाता है और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। इरिगेशन फैसिलिटी बिजली से रिलेटेड है, तो
बिजली के रहने की वजह से यहाँ पर इरिगेशन कोई इशू नहीं है। तो अब तक हम लोगों ने वीडियो में ये जाना कि एक ज़मीन के टुकड़े में जो कि फिक्स्ड है, उस पर अगर हमें फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कर रहे हैं तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें कुछ रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग करके हम लोग एक सेम लैंड पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने वीडियो में जो कुछ भी सुना, इसे हम लोग इंडियन विलेज के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। आज इंडिया में जितनी तेज़ी से इंडिया में आबादी बढ़ी है, उसको पूरा करने के लिए हमारे यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग का सहारा लिया जा रहा है। जहाँ एक तरफ पॉपुलेशन के ग्रोथ होने से ज़मीन कम हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आबादी बढ़ने से फूड ग्रेन्स के डिमांड बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ नए नए मेथड्स को अपनाया जा रहा है। तो पहला मेथड जो है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। हमारे यहाँ बहुत सारे एग्रीकल्चर सीजन्स हैं, जैसे खरीफ है, रबी है, ज़ैद है। इन सब में हम लोग अलग अलग क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं सेम लैंड पे। अब सवाल ये है कि एक ज़मीन के टुकड़े पर क्या कोई और भी तरीका है जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। मल्टीपल क्रॉपिंग तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसका आंसर है कि एक और रास्ता है जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब वो तरीका है यूजेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, यानी एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए जितने मॉडर्न तरीके हो सकते हैं, जितने मॉडर्न टेक्निक हो सकती है, जितने नए किस्म के बीज हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करके आज हम लोग प्रोडक्शन को सेम लैंड पे बढ़ा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जो आज इंडिया में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। पहला तो है मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा है यूजेस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोग जितनी बेस्ट क्वालिटी की फैसिलिटीज़ होती है उसका हम लोग अवेल करते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और यही वजह है इंडिया में इंडिपेंडेंस होने के बाद 1960s के बाद से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया गया, और जिसका नतीजा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो पॉसिबल हुआ उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का बहुत बड़ा रोल था। वन मोर थिंग वी शुड नो दैट फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वे आर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अप्लाई करने में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने इनिशिएट किया। आज ज़्यादातर इंडियन विलेज में फार्मिंग हो रही है, तो उसमें वहाँ पर HYV सीड्स का इस्तेमाल होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स है। ये सारी चीज़ें मिल करके प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। जहाँ तक ग्रीन रिवॉल्यूशन का सवाल है, तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से नो डाउट लगभग सभी क्रॉप के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, इंक्रीज किया। लेकिन पल्स ऐसा क्रॉप था जिसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ये अक्सर क्वेश्चन आता है आपको कि कौन से क्रॉप में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी इसके प्रोडक्शन में, तो इसका आंसर होगा पल्सेस। आप लोग बुक है तो बुक में देखेंगे NCERT में टेबल 1.2, यहाँ पर हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट मिलियन टन्स। इसमें आप लोग देखेंगे कि 1965-66 से लेकर के 2013-14 तक के पूरे प्रोडक्शन का ब्यौरा दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से पल्सेस और व्हीट के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि दाल के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में आज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग अब लेबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।